हम उन्हें सीधा नहीं पकड़ेंगे, बल्कि पहले उनके मुंह से यह सच निकलवाना होगा कि वो कुएं पर थे या नहीं, और थे तो क्यों, और इसी क्यों के जवाब में उसकी कहानी उलझ जाएगी। विवेक की इस बात से मक्का और मूर्ति दोनों सहमत थे, और विवेक पुजारी जी से मिलने मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहा था और उन्हें लाल पोटली और गंगा जल की बोतल देते हुए बोला, चलो चलकर पुजारी जी से मिला जाए। इंस्पेक्टर विवेक ने कुएं के पास मिले सारे सामान को इकट्ठा करके मक्का और मूर्ति को दे दिया और बोला, लगता है पुजारी जी फंस गए हैं, क्या कहते हो मक्का? मक्का ने जवाब दिया, साहब लग तो ऐसा ही रहा है, पुजारी जी की लुटिया डूबने वाली है। चलो मक्का, कल सुबह सबसे पहले पुजारी जी को घेरा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। चलो चले अब। कहते इंस्पेक्टर, मक्का और मूर्ति तीनों वहां से सारे सबूत लेकर चले गए। इधर महादेव और मनवा पुजारी जी को लेकर सीधा हवेली पहुंच गए थे। डर से पुजारी जी की हालत बहुत पतली लग रही थी। महादेव भागते हुए सुमेर के कमरे में पहुंचा और बोला, मालिक, पुजारी जी आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। महादेव की बात सुनकर सुमेर खुद से बोला, पुजारी जी इस वक्त? लगता है काम हो गया। सुमेर ने मेहमानों के कमरे की तरफ चलते हुए महादेव से पूछा, पुजारी जी जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? लेकिन महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल इतना बोला, आप चलकर खुद देख लीजिए छोटे मालिक, वो कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। सुमेर महादेव के साथ जैसे ही मेहमानों वाले कमरे में गया तो उसने देखा पुजारी जी कंबल ओढ़े बैठे हैं और थर-थर कांप रहे हैं। पुजारी जी की यह हालत देखकर सुमेर हैरान परेशान हो गया। वो जल्दी से उनके पास गया और उसने पुजारी जी के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, वो चौंकते हुए बोले, दूर हट, दूर हट। सुमेर ने पुजारी जी को संभालते हुए कहा, पुजारी जी क्या बात है? ये मैं हूं सुमेर, क्या हो गया आपको? आप इतना कांप क्यों रहे हैं? सुमेर की आवाज से पुजारी जी को थोड़ी सी तसल्ली हुई और वो राहत की सांस लेते हुए बोले, सुमेर बाबू आप बैठिए यहाँ। सुमेर ने देखा कि पुजारी जी थोड़े से शांत हुए हैं। तब सुमेर ने आराम से पूछा, आप तो उस कुएं पर विधि करने गए थे ना? क्या हुआ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? सुमेर के इतना पूछते ही पुजारी जी ने एक लंबी सांस ली और एक सांस में सारी बातें सुमेर को बताई, जो भी उनके साथ कुएं पर हुआ था। सुमेर ने हैरानी से मनवा और महादेव से पूछा, तुम दोनों को तो मैंने इनकी सुरक्षा के लिए भेजा था ना? तुम दोनों नहीं थे क्या वहां? मनवा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं छोटे मालिक, जब हम वहां पहुंचे तब पुजारी जी हमें भागते हुए नजर आए, और फिर जब हमने उनके बताए अनुसार कुएं के आसपास देखा तो हमें कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद पुजारी जी ने कहा वो हवेली आना चाहते हैं तो हम उन्हें यहां ले आए। सुमेर ने पुजारी जी को समझाते हुए कहा, पुजारी जी डरने की कोई बात नहीं है, एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से वो जगह इतनी सुनसान, हो सकता है आपको वहां कुछ। लेकिन पुजारी जी अपनी बात पर अड़े हुए थे। सुमेर समझ रहा था कि पुजारी जी इस वक्त बहुत परेशान हैं और इस वक्त उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने पुजारी जी को शांत करते हुए कहा, पुजारी जी इस वक्त आप आराम करिए, हम कल सुबह बात करेंगे। पुजारी जी खुद इस वक्त बात करने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सुमेर मनवा और महादेव से पुजारी जी का ध्यान रखने के लिए कहकर अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह विकी और ध्रुव और अनन्या सब देर तक सो रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। विकी ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने जुल्मी खड़ा था। विकी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तू इतनी सुबह सुबह क्यों आया है? दरवाजे पर खड़ा जुल्मी कुछ बोलता उससे पहले ही विकी बोला, रुक रुक, ये सब क्या है भाई? किसकी बारात में जा रहा है? जुल्मी आज एकदम तैयार होकर आया था। सर से पांव तक गुलाबी कपड़े, आंखों पर पीला चश्मा, बड़ी स्टाइल से हाथ में एक थैली लिए खड़ा था। तब तक पीछे से ध्रुव भी आ गया था। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब तक जुल्मी उन लोगों के पास आ चुका था। ध्रुव ने जुल्मी को सर से पैर तक देखते हुए तारीफ भरे अंदाज में कहा, अरे वाह जुल्मी, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है, कहीं जा रहे हो? ध्रुव की तारीफ भरी बातें सुनकर जुल्मी स्टाइल से अपनी आंखों पर से चश्मा उतार कर अपने बालों में लगाता हुआ बोला,
हम तो बचपन से ही लुकिंग गुड लगते हैं। हमारी अम्मा कहती हैं हमारे मुकाबले इस गांव में कोई खूबसूरत नहीं है। ध्रुव उसकी बात पर उसे गौर से घूरते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी अम्मा। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, ये तो सुना था, लेकिन आज तुम्हारी बातों से साक्षात एग्जाम्पल भी देख लिया। और क्या कहती है तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बारे में? जुल्मी मुस्कुराते हुए बोला, जब हमको ऐसे तैयार देखती है तो कहती है हम एकदम राज बेटा लगते हैं। जुल्मी की ये बात सुन विक्की और ध्रुव दोनों मन ही मन हंसने लगे। विक्की ने पूछा, खैर ये बताओ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? जुल्मी अपने हाथ में पकड़े थैले को दिखाता हुआ बोला, ये देखिए सुबह वाला ब्रेकफास्ट लाए हैं। विक्की उसके हाथ से वो थैला लेकर उसमें से आती लजीज खुशबू को सूंघते हुए बोला, क्या है इसमें? खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। जुल्मी वापस विक्की के हाथ से वो थैला लेते हुए बोला, इधर लाइए, ये सबसे पहले गोरी मैडम खाएंगी, उसके बाद ही किसी को कुछ मिलेगा। विक्की बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे तेरी गोरी मैडम कोई भगवान है क्या जो पहले उन्हें भोग लगाएगा? इतनी अच्छी खुशबू सूंघने के बाद क्यों हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है? इतनी देर में अनन्या भी उठकर बाहर आ गई और उसने देखा ध्रुव और विक्की के साथ साथ जुल्मी भी वहां खड़ा था। जुल्मी ने जैसे ही अनन्या को देखा वो भागता हुआ घर के दरवाजे पर गया और अनन्या को निहारते हुए बोला, गुड मॉर्निंग गोरी मैडम जी। अनन्या तुरंत बोली, अनन्या नाम है मेरा, ये मैडम बोलना बंद करो। और ये क्या है हाथ में तुम्हारे? जुल्मी जल्दी से अपने हाथ में पकड़े उस नाश्ते की थैली को आगे करता हुआ बोला, इसमें हम आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लाए हैं। उस दिन भी लाए थे लेकिन आप तो खा ही नहीं पाई, इसीलिए आज फिर लेकर आए हैं। अब जल्दी से खा लीजिए और जो बच जाए आप चाहे तो इनको भी दे सकती हैं। कहते हुए जुल्मी ने ध्रुव और विक्की की तरफ देखा। जुल्मी की ये बात सुनकर विक्की ने ध्रुव से कहा, साला राज बेटा बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है अनन्या के सामने। ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, देखना अभी अनन्या सारी स्मार्टनेस निकाल देगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए वो थैला जुल्मी के हाथ से लिया और ध्रुव को तिरछी नजरों से देखकर बोली, सो स्वीट जुल्मी, थैंक यू, लेकिन मैं सुबह सुबह कोई ऑयली चीज नहीं खाती। तुम्हें तो फैशन का इतना ज्ञान है, तुम तो जानते ही हो इतना ऑयली खाने से वजन बढ़ जाता है, इसलिए सुबह सुबह हल्का नाश्ता करना चाहिए। एक काम करो, ये तुम खा लो क्योंकि तुम्हें तो वजन बढ़ाने की जरूरत है ना। अनन्या की बात खत्म होते ही जुल्मी ने वो थैली वापस अनन्या के हाथ से ले ली और बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक काम करिए, ये नाश्ता आप इन दोनों को दे दीजिए। हम आपको गांव का सलाद वाला नाश्ता करवाएंगे, हमारे अपने खेतों से लेकर आते हैं। विक्की ने जल्दी से वो थैला जुल्मी के हाथों से ले लिया और बोला, हम खा लेंगे, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए ना। वैसे एक बात बता जुल्मी, तू हरी सब्जियां खेत से तोड़कर यहाँ लाएगा या सीधा अनन्या को वहीं छोड़ आएगा और ये खुद से पेट भरकर खेत चढ़ लेगी? विक्की की बात पर ध्रुव की हंसी छूट पड़ी और जुल्मी विक्की से उलझ गया। इधर पुलिस की जीप सुबह सुबह गांव के चौपाल पर पहुंची तो सब देखते ही रह गए। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप से उतरते हुए मक्का से कहा, मक्का, पुजारी जी मंदिर में तो नहीं मिले, जरा देखो कहाँ है, बुला कर लाओ उन्हें। पुलिस को देख धीरे धीरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। मक्का ने कई लोगों से पूछा लेकिन सबने यही कहा, पुजारी तो मंदिर में होंगे। तभी थोड़ी देर बाद विवेक ने एक गांव वाले से कहा, तुम्हारे आदरणीय पुजारी जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? किसी गांव वाले ने जवाब दिया, अगर पुजारी जी मंदिर में नहीं है तो हो सकता है सुमेर बाबू की हवेली में हो। उसके बाद इंस्पेक्टर ने मूर्ति को भेजा और कहा, जाकर सुमेर सिंह और पुजारी जी को बुला लाओ। अकेले में बात करने से अच्छा है सबके सामने बात हो और इन लोगों को भी समझ आए कि किसी की बात को आंख बंद कर यकीन नहीं करते। मूर्ति हवेली के लिए निकल गया और थोड़ी देर में सुमेर की जीप वहां आकर खड़ी हुई और सुमेर के साथ पुजारी जी भी उतरे और पुजारी जी को देखकर इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बढ़कर हाथ जोड़ता हुआ पुजारी जी से बोला, आप ही दोनों का इंतजार हो रहा था, आइए स्वागत है। यहाँ क्या चल रहा है ये बात ना तो सुमेर के समझ में आ रही थी ना पुजारी जी के, लेकिन इंस्पेक्टर ने बुलाया था इसलिए आना भी जरूरी था। सुमेर हैरानी से गांव की भीड़ पर एक नजर डालता हुआ बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह सुबह आपने यहाँ मेला क्यों लगवा लिया, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर विवेक हंसता हुआ सुमेर से बोला,
आप लोग मुझसे हर बार पूछते हैं सब ठीक तो है, सब ठीक तो है। आप ही बताइए मिस्टर सुमेर, अगर सब ठीक होगा तो हम अपनी सुबह की नींद खराब करके यहाँ क्यों आते? जाहिर सी बात है कुछ जरूरी है तभी हम यहाँ आए हैं। सुमेर ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, तो बताइए क्या जरूरी बात है? क्या बिंदिया के कत्ल के मामले में कुछ जानकारी मिली? इंस्पेक्टर विवेक मुस्कुराकर पुजारी जी को देखता हुआ बोला, ऐसा ही समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि हम कातिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बस हमें जरा सा अपने हाथ को आगे बढ़ाने की जरूरत है और हो सकता है कातिल की गर्दन हमारी मुट्ठी में हो। इंस्पेक्टर विवेक की बात से वहां मौजूद सब हक्के बक्के रह गए थे, खासकर पुजारी जी और सुमेर। पुजारी जी ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कातिल को पकड़ सकते हैं? अरे जब कातिल कोई इंसान है ही नहीं तो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं? पुजारी जी की बात पर इंस्पेक्टर विवेक ने एक जोर का ठहाका लगाया और हंसते हुए बोला, पुजारी जी लगता है आपने कानून को बहुत हल्के में लिया है। अरे हमारे डंडे में वो ताकत है कि हम अच्छे से अच्छे भूत प्रेत को भी ठोक पीट कर इंसानी भाषा बोलने पर मजबूर कर दें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विवेक कहना क्या चाहता है। तभी विवेक ने आगे कहा, थोड़ी सी शांति रखें आप लोग। अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आप लोगों को यकीन ना आए, लेकिन यही सच है। आप लोगों को लगता है बिंदिया की मौत के पीछे किसी बंजारन की आत्मा का हाथ है, लेकिन आप लोग गलत हैं। ये सब किसी इंसान ने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। उसके पीछे उसका मकसद तो वो खुद बताएगा, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे जो ठोस सबूत मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि ये सब किसने किया है। ये बात गांव वालों के मन में हलचल मचाने के लिए काफी थी। सब आपस में बात कर रहे थे और ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने बिंदिया को मार डाला और क्यों। सुमेर ने जल्दी से कहा, इंस्पेक्टर साहब पहेलियां बुझाना बंद करिए और बताइए कौन है वो इंसान। सुमेर की बात पर विवेक ने मक्का की तरफ देखा। मक्का ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और एक लाल पोटली निकाली और विवेक की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर विवेक ने उन दोनों चीजों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए और गांव वालों को दिखाते हुए बोला, ये है सबूत और ये लाल पोटली जिसकी है वही इंसान है गुनहगार। पुजारी जी अपनी चीजों को पहचान गए और उन्हें याद आया कि जब वो गिरे थे तब ये चीजें वहीं छूट गई होंगी। लेकिन इससे पहले विवेक किसी का नाम लेता या कोई और कुछ बोलता, पुजारी जी ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब? आप कहना चाहते हैं जिसका ये है उसने बिंदिया को मारा है? क्या ये आपको बिंदिया की लाश के पास से मिला है? सुमेर भी इन सबसे हैरान था क्योंकि वो भी जानता था ये चीजें पुजारी जी की हैं, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि वो जो बताएगा उस पर पुलिस यकीन नहीं करेगी। विवेक हैरान होने का नाटक करते हुए पुजारी जी की तरफ देखा और बोला, मैंने कब कहा कि वही कातिल है? ये तो आप कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि ये जिसका है वो कातिल हो सकता है। वैसे क्या आप पहचानते हैं इन चीजों को? विवेक की बात सुनकर पुजारी जी खामोश हो गए और उनकी खामोशी को पढ़ते हुए विवेक ने खुद ही आगे कहा, अच्छा छोड़िए, आप रहने दीजिए, मैं बताता हूँ ये किसका है। उसके बाद वो गांव वालों की तरफ देखता हुआ बोला, ये उसका है जिसे आप लोग इस गांव का सबसे सम्माननीय व्यक्ति समझते हैं, जिसे आप लोग बहुत मान आदर देते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि आपके ये प्रिय पुजारी जी हैं। विवेक के इतना कहते ही पुजारी जी हड़बड़ा गए क्योंकि वाकई में ये चीजें उन्हीं की थीं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी चीजों को पुलिस ऐसे इस्तेमाल कर सकती है। फिर पुजारी जी अपने पक्ष को रखते हुए बोले, हाँ ये मेरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई कातिल हूं। मैं कल रात को कुएं पर गया जरूर था, लेकिन उस बंजारन को रोकने के लिए उपाय करने गया था, क्योंकि जल्द ही दूसरी अमावस्या आने वाली है और हमारे पास कम समय है। विवेक ने शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, दूसरी अमावस्या आने वाली है या दूसरे शिकार की तैयारी है? सुमेर ने भी पुजारी जी का पक्ष लिया और बोला, आपको कोई गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। ये चीजें पुजारी जी की जरूर है, लेकिन पुजारी जी वहां उपाय करने गए थे और वहां शायद एकांत में पुजारी जी डर गए थे और बस उसी में ये सब छूट गया होगा। लेकिन इनका बिंदिया की मौत से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, बिंदिया की मौत को काफी समय हो गया है, तो अब उस कुएं के आसपास किसी चीज का मिलना ये साबित नहीं कर सकता कि जिसकी वो चीज है वो कातिल है। आपको वो पेनड्राइव मिला था, आप उसके बेसिस पर क्यों नहीं कुछ छानबीन करते? इंस्पेक्टर विवेक सुमेर की बात पर मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल सुमेर जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था और कल रात मैं उस कुएं पर इसीलिए छानबीन करने आया था क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गुनहगार अपनी गुनाह की हुई जगह पर दोबारा जरूर जाता है।
ये पक्का करने कि कहीं उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। और यही कल रात भी हुआ। पुजारी जी वहां गए और अपने सबूत ढूंढने के चक्कर में वो अपने लिए एक और सबूत छोड़ आए। रही बात उस पेन ड्राइव की, तो बिल्कुल हम उन शहरियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। हमने उन्हें इस गांव में इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि वो शक के घेरे में है। एक काम करते हैं, उन्हें भी बुलाते हैं। मक्का जाओ, उन लोगों को भी बुला कर ले आओ। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर मक्का विक्की के घर की तरफ चला गया, जहां ध्रुव विक्की से कल रात के बारे में ही बात कर रहा था कि कैसे पुलिस रात को मिली थी। तभी छलावा मक्का के साथ आया और ध्रुव को परेशान देखकर बोला, पुलिस फिर से पूछताछ करने आई है और सबको बुलाया गया है। छलावा की बात सुनकर ध्रुव ने हवलदार मक्का की तरफ देखा और बोला, हमें क्यों बुलाया है? मक्का ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस गुनाह में अब तुम अकेले शक के घेरे में नहीं रहे, कोई और भी है। चिंता मत करो, सब पता चल जाएगा। पहले चलो हमारे साथ। कोई और भी है? ऐसा सुनते ही विक्की और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ देखा और चौंकते हुए बोले, क्या कोई और भी है? कौन है? मक्का ने जल्दी से कहा, अब चलो साहब, इंतजार कर रहे हैं। आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।